हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम कक्षा 8 गणित के 5वें चैप्टर वर्ग और वर्गमूल इसकी प्रश्नावली 5.1 करेंगे। इस वीडियो में हम इस प्रश्नावली के सभी प्रश्न करेंगे। आपको बहुत आनंद आएगा समझने में, हर एक क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आएगा। और इस चैप्टर के बाकी वीडियोस के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट चेक करें। तो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने ये है, निम्नलिखित संख्याओं के वर्गों के इकाई के अंक क्या होंगे। देखो प्रश्न को समझिए आप। यहाँ पर ये पूछा गया है कि ये जो संख्याएं लिखी हैं, जैसे 81 है, जब हम उसका वर्ग करेंगे तो वर्ग करने पर हमें पूरी संख्या नहीं बतानी है, हमें केवल और केवल इकाई का अंक बताना है। देखो इसका वर्ग जब हम करते हैं तो एक संख्या आती है 6561, लेकिन हमें पूरी संख्या नहीं बतानी है, हमें केवल इकाई का अंक बताना है। तो इन क्वेश्चंस को कैसे किया जाता है, तो देखो यहाँ पर हमें पूरा 81 का वर्ग करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, यानी आपको 81 गुणा 81 करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, है ना। फिर गुणा करोगे उसमें टाइम लगेगा और फिर आंसर तो आ जाएगा, लेकिन वो टेक्निक नहीं है इन क्वेश्चंस को करने की। तो हमें करना क्या होता है, हमें क्योंकि केवल इकाई का अंक चाहिए, हमें केवल और केवल इकाई का अंक चाहिए, तो इसके लिए हम केवल और केवल इकाई के अंक का वर्ग करेंगे। ठीक है, तो यानी अब इसका आंसर क्या होगा, तो हमें केवल इकाई में क्या है, एक है ना, इसका वर्ग हम करेंगे और एक का वर्ग एक होता है, इसका आंसर आ गया। ऐसे इसका आंसर क्या होगा, तो हमें पूरी संख्या का वर्ग नहीं करना है। हमें ऐसा नहीं है कि 272 को 272 से गुणा करके एक नंबर आता है वो निकाल के फिर जाके हम इकाई का अंक देखें, इसको करने की ज़रूरत नहीं है। केवल क्या करना है, इकाई में जो अंक है उसका वर्ग करो और वो हमारा आंसर आ जाएगा इस तरह से। तो ये 2 का वर्ग हम करेंगे और 4 हमारा आंसर आ गया है। अब जैसे ये है, इसमें जब हम इसके वर्ग में इकाई का अंक क्या होगा, अब ये 9 है, इकाई में 9 है, तो आपको पता है कि इकाई का वर्ग करते हैं, तो 9 का वर्ग जब हम करेंगे तो 81 आएगा, लेकिन हमें तो केवल इकाई का चाहिए ना, तो इसका आंसर होगा 1। ध्यान रखना, 9 का वर्ग तो होता है 81, लेकिन 81 आंसर नहीं है, क्योंकि हमें केवल इकाई का अंक चाहिए, केवल एक अंक इकाई का चाहिए। तो वो क्या होगा, वो होगा 1। ठीक है, तो इस तरह से हम ये आंसर निकालते हैं, लेकिन इसको किस तरह से हम अच्छे से लिखें ये मैं अभी आपको बताता हूं। फर्स्ट पार्ट, इसमें हमें निकालना है कि 81 के वर्ग के इकाई का अंक, ये हमें निकालना है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम 1 का वर्ग करेंगे। 1 का वर्ग क्या होता है, 1 होता है ना, यानी जो इकाई है उसका वर्ग हम करेंगे तो वो 1 होता है। तो हमारा जो आंसर है, आंसर हमारा क्या हो गया, 1 हो गया है। समझ गए आप। अब यहाँ पे सेकंड पार्ट है 272, 272 के वर्ग के इकाई का अंक। तो 272 के वर्ग के इकाई का अंक क्या होगा, तो हम क्या करेंगे, केवल और केवल जो ये इकाई में है इसका वर्ग करेंगे। तो 2 का वर्ग होता है 4 और हमारा आंसर क्या हो गया, हमारा आंसर भी 4 हो गया। ठीक है, बात समझ आ गई। अब तीसरा पार्ट है यहाँ पे 799 के वर्ग के इकाई का अंक। तो हम क्या करेंगे, जो ये इकाई में है इसका वर्ग करेंगे। तो 9 का वर्ग होता है 81, होता है ना। तो हमारा आंसर क्या होगा, हमारा आंसर पूरा 81 नहीं होगा, हमें तो केवल इकाई का अंक चाहिए, तो हमारा आंसर होगा 1। ठीक है, अच्छा अब है फोर्थ पार्ट 3853 के वर्ग के इकाई का अंक क्या होगा। तो फिर से हम क्या करेंगे, जो इकाई में है उसी का वर्ग करेंगे। तो यहाँ पे 9 आएगा, तो हमारा आंसर क्या हो गया, 9 हो गया। फिफ्थ पार्ट 1234 के वर्ग के इकाई का अंक। ठीक है ना, फिफ्थ पार्ट, ये पहले 4 पार्ट हम कर चुके हैं और ये फिफ्थ पार्ट है, तो फिर वही करेंगे, 4 का वर्ग करेंगे हम। 4 का वर्ग होता है 16, लेकिन पूरा 16 हमें नहीं लिखना है, हमें तो केवल इकाई का अंक से मतलब है। तो इसका आंसर हो गया 6। ओके, अब छठा पार्ट है
26387 इसके वर्ग के इकाई का अंक क्या होगा? तो हम 7 का वर्ग करेंगे क्योंकि इकाई में 7 है। 7 का वर्ग करेंगे 49 आएगा, लेकिन पूरा 49 हमारा आंसर नहीं होगा, हमें केवल इकाई से मतलब है। तो हमारा जो आंसर है वो होगा 9। ठीक। 52,698 ये 7वां पार्ट है। इसके वर्ग की इकाई का अंक क्या होगा? हमें केवल इकाई के अंक का वर्ग करना है। 8 का वर्ग हम करेंगे, 8 अटे होता है 64, लेकिन आंसर पूरा 64 नहीं है, केवल इकाई का अंक होगा और हमारा आंसर है 4। ठीक। 8th पार्ट है 99880 के वर्ग की इकाई का अंक क्या है? तो इकाई में 0 है, उसी का वर्ग हम करेंगे। 0 का वर्ग 0 होता है, तो हमारा आंसर भी 0 ही है। 9th पार्ट 12796 के वर्ग की इकाई का अंक क्या होगा? तो हम इकाई में 6 है, इसका वर्ग करेंगे तो इसका वर्ग 36 है, लेकिन पूरा 36 हमारा आंसर नहीं है क्योंकि हमें केवल इकाई का अंक चाहिए और इकाई में है 6, तो हमारा आंसर होगा 6। और अब लास्ट पार्ट 55555 10th पार्ट है। इसके वर्ग के इकाई का अंक क्या होगा? तो 5 का वर्ग हम करेंगे इसके लिए क्योंकि इकाई में 5 है और ये है 25, लेकिन हमारा आंसर क्या है? क्योंकि हमें केवल इकाई का अंक बताना है, तो हमारा आंसर होगा 5 और ये हमारा आंसर है। और इस प्रकार से ये पहला क्वेश्चन संपूर्ण हो चुका है। प्रश्न संख्या 2 हमारे पास है, निम्नलिखित संख्याएं स्पष्ट रूप से पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, इसका कारण दीजिए। देखो, इसका कारण ये है कि जो संख्याएं होती हैं जब हम उनका वर्ग करते हैं तो उसमें इकाई के स्थान पर कुछ पर्टिकुलर संख्याएं आती हैं। यानी देखो, 1 का वर्ग हम करेंगे तो इकाई के स्थान पे 1 आता है। इसी तरह से हम जब 9 का वर्ग करते हैं तो भी इकाई के स्थान पर 1 आता है क्योंकि 9 में 81 होता है। तो 1 और 9 का वर्ग जब हम करते हैं तो इकाई के स्थान पर 1 आता है। जब हम 2 का वर्ग करते हैं तो इकाई के स्थान पर 4 आता है। इसी तरह से 8 का वर्ग करते हैं तो भी इकाई के स्थान पर 4 आता है ना, क्योंकि 8 8 64, तो इकाई में 4 आता है। अच्छा, 3 का वर्ग जब हम करते हैं तो इकाई के स्थान पे क्या आता है? 3 या 9। और 7 का वर्ग जब हम करते हैं तो भी इकाई के स्थान पे 9 आता है क्योंकि 7 से तो 49 में इकाई में 9 होता है। इसी प्रकार से 4 का वर्ग जब हम करते हैं और 6 का वर्ग जब हम करते हैं तो दोनों परिस्थितियों में इकाई के स्थान पर आता है 6। 0 का वर्ग जब हम करते हैं तो इकाई में 0 आता है और 5 का वर्ग जब हम करते हैं तो इकाई में आता है 5। यानी इसका मतलब ये है कि पूर्ण वर्ग संख्याओं के इकाई के स्थान पर ये संख्याएं होती ही होती हैं। इसका मतलब ये है कि जिन संख्याओं के अंत में 2 है, 3 है, 7 है और 8 है, ये पक्की बात है कि ये संख्याएं पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होंगी। तो हम ये कहेंगे कि क्योंकि ये संख्याएं, देखो अब ध्यान से देखो, ये संख्याएं 7 है, इसमें 3 है, इसमें 8 है, इसमें 2 है और इसमें भी 2 है। पहले इन पांचों की बात करते हैं। ठीक है, मैं किस किस की बात कर रहा हूँ? इसकी और इसकी। तो ये पूर्ण वर्ग नहीं है। उसका कारण है क्योंकि जिन संख्याओं के अंत में ये होगा वो पक्का पूर्ण वर्ग नहीं होंगी, स्पष्ट रूप से पूर्ण वर्ग नहीं होंगी, ये ध्यान रखना। यानी जिन संख्याओं के अंत में ये है, ये पक्की बात है, देखते ही हम बता सकते हैं कि पूर्ण वर्ग नहीं है। अब आप ये पूछोगे कि सर जिन संख्याओं के अंत में ये है, क्या गारंटी है कि वो संख्याएं पूर्ण वर्ग होंगी? नो, ये गारंटी नहीं है क्योंकि 11 है, अंत में तो 1 है, लेकिन ये पूर्ण वर्ग नहीं है। तो यहाँ पे इन संख्याओं के लिए हम स्पष्ट रूप से नहीं कह सकते हैं, हम यहाँ पर स्पष्ट रूप से नहीं कह सकते हैं। लेकिन जिनके लास्ट में ये दिख गया वो पक्का नहीं होंगी, वो स्पष्ट रूप से नहीं होंगी। अब कारण कैसे लिखेंगे? क्योंकि परीक्षा में तो हम इतना छोड़ के नहीं आ सकते, कारण प्रॉपर लिखना होता है। तो कारण हम लिखेंगे, देखो तरीके से हम लिखेंगे। कहने का मतलब ये है कि तरीके से कैसे लिखें।
तो हम इस तरह से लिखेंगे कि जिन संख्याओं के इकाई के स्थान में 2, 3, 7, 8 होता है वो संख्याएं स्पष्ट रूप से पूर्ण वर्ग संख्याएं नहीं होती हैं। इसीलिए यानी जिन संख्याओं के अंत में 2, 3, 7, 8 होता है वो संख्याएं स्पष्ट रूप से पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होती हैं। इसीलिए कौन कौन सी इनमें से 1, 0, 5, 7, फिर दूसरी वाली संख्या 2, 3, 4, 5, 3, फिर तीसरी वाली संख्या 7, 9, 2, 8, चौथी वाली 2, 2, 2, 2, 2, 2 एंड सिक्स्थ संख्या 8, 9, 7, 2, 2 पूर्ण स्पष्ट रूप से पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो इस तरह से हम अपना आंसर लिखेंगे। और अब बाकी संख्याएं कौन कौन सी बची? बाकी संख्या एक ये है, ये है, ये है। ये संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है। इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है कि जब भी हम किसी संख्या का वर्ग करते हैं जिसमें 0 है, देखो ध्यान से देखो, ठीक है ना, मैंने 10 का वर्ग किया तो क्या आया? 100 आया। अगर मैं करूँगा 200 का वर्ग तो क्या आएगा? यह आएगा 40000। यानी कभी भी जब हम वर्ग करते हैं तो 0 जोड़े में आते हैं। जो वर्ग में संख्या होती है 0 होते हैं, या तो 2 0 होंगे, या 4 0 होंगे, या 6 0 होंगे, या 8 होंगे। कभी 1 0 नहीं होगा जैसे इसमें है, 3 0 नहीं होंगे जैसे इसमें और इसमें है, 5 0 नहीं होंगे, 7 0 नहीं होंगे। 0 होंगे तो जोड़े में होंगे, है ना, जोड़े में होंगे। जैसे 2 0 होंगे, 4 0 होंगे, 6 0 होंगे। इस तरह से मान लो अगर मेरे पास 3000 है, 3000 का अगर मुझे वर्ग करना हो तो 3 3 9 हुआ, और 3 0 की जगह पे अब 6 0 हो जाएंगे वर्ग में। तो आपने देखे 0 जोड़े में है। तो जब हम 0 वाली संख्या का वर्ग करते हैं तो उनमें 2 0, 4 0, 6 0, 8 0 ऐसे होते हैं। 1 0 नहीं मिलेगा, 3 0 नहीं मिलेंगे, 5 0 नहीं मिलेंगे, 7 0 नहीं मिलेंगे अंत में, ठीक है ना। मैं अंत की बात कर रहा हूँ। तो इसमें जैसे यहाँ पे अंत में 3 0 हैं, यहाँ पे 3 0 हैं, ये सब नहीं हो सकते। तो यही कारण हम यहाँ पे लिखेंगे। तो इसके लिए हम इस तरह से लिखेंगे कि इसके अतिरिक्त जिन संख्याओं के अंत में विषम संख्या में 0 हो, यानी 1 0 है ना, 1 0, 3 0, 5 0 इस तरह से हों, वे स्पष्ट रूप से पूर्ण वर्ग नहीं होते हैं। तो फिर इसीलिए 64,000, यानी इसीलिए जो 5वां पार्ट है 64,000, क्योंकि इसमें 3 0 हैं, इसमें 3 0 हैं अंत में, है ना। इसके अलावा 222,000, इसमें कितने शून्य हैं? ये भी 3 0 हैं, तो ये भी स्पष्ट रूप से पूर्ण वर्ग नहीं है। और फिर इसके बाद लास्ट में 8वां पार्ट 5 0 5 0 5 0, इसमें अंत में 1 0 है ना। ये स्पष्ट रूप से पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, स्पष्ट रूप से पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। इस तरह से हम अपना आंसर फ्रेम करेंगे। और ये है, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन भी एकदम अच्छे से समझ आ गया होगा। और किस तरह से लिखना है ये मैंने बिल्कुल परफेक्टली यहाँ पे लिखा है। आप अपना आंसर इस तरह से लिखेंगे, एग्ज़ाम में आपको पूरे नंबर मिलेंगे। ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर है, निम्नलिखित संख्याओं में से किस संख्या का वर्ग विषम होगा? देखो सीधी बात है, विषम संख्या का वर्ग विषम होता है, सम संख्या का वर्ग सम होता है। तो ये विषम संख्या है, इसका वर्ग विषम होगा, और ये विषम संख्या, इसका वर्ग विषम होगा, क्योंकि ये दोनों विषम संख्याएं हैं, है ना। ये सम है, इसका वर्ग सम होगा, ये इसका वर्ग भी सम होगा। तो आपको आइडिया लग गया ना किस तरह से ये आंसर होगा। क्योंकि विषम संख्याएं हैं, इनका वर्ग करेंगे तो लास्ट में 1 ही आएगा, क्योंकि एक लास्ट में 1 है तो वर्ग में भी 1 आएगा, तो ये भी विषम होगा। ये 9 है, जब इसका वर्ग करेंगे हम तो लास्ट में 1 आएगा, 9 में 81,
तो लास्ट में 1 आएगा, ये भी विषम है, तो विषम का वर्ग करते हैं तो विषम आता है। तो हमारे आंसर ये हो गए हैं। और रीज़न क्या लिखेंगे हम? तो इस तरह से हम अपना आंसर फ्रेम करेंगे कि चूंकि विषम संख्या का वर्ग विषम होता है, इसलिए 431 और 7779 के वर्ग विषम संख्याएं होंगी। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया है। और अगर आपको और डिटेल में लिखना है तो आप इस तरह से लिख सकते हैं कि 431 का वर्ग जब हम करेंगे तो इकाई में 1 आएगा जो कि विषम है, और जब हम इसका वर्ग करेंगे तो भी इकाई में 1 आएगा। इसका कारण ये है कि 9 का वर्ग जब हम करते हैं तो 81 होता है, इकाई में 1 है, और ये भी विषम संख्या आएगी। तो इसलिए हमारे आंसर ये दोनों हैं। और तो ये प्रॉपर वे हो गया है इस क्वेश्चन को करने का। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्न प्रतिरूप का अवलोकन कीजिए और रिक्त स्थान भरिए। यानी यहाँ पर जो पैटर्न हमें दिख रहा है हमने उसको स्टडी करना है, उसको समझना है, और उसके बाद ये जो खाली स्थान यहाँ पर है उन्हें भरना है। ओके, तो देखो जब 11 का वर्ग कर रहे हैं तो 121 आएगा। अब बीच में एक 0 आ गया है, तो कैसा हो रहा है? एक 0 यहाँ पे, एक 0 यहाँ पे आ गए हैं। जब यहाँ बीच में 2 0 हैं तो 1 आया, फिर 2 0 आए, फिर 2 आया, फिर 2 0 आए, फिर 1 आ गया। तो पैटर्न समझ गए। अब बीच में यहाँ 4 0 हैं, तो यानी 1 आएगा, फिर 4 0 आएंगे, फिर 2 आएगा, फिर 4 0 आएंगे, और फिर 1 आएगा। जो पैटर्न है वही फॉलो करना है हमें। ठीक है, अब यहाँ पे 1 आएगा, फिर कितने 0 आएंगे जो यहाँ पर हैं? 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, फिर 2 आएगा, फिर 6 0 आएंगे, और फिर 1 आएगा, और ये आंसर हो गए हैं। तो जो पैटर्न यहाँ पर है वही फॉलो करना है। जब बीच में यहाँ पे 0 नहीं है तो एक भी 0 नहीं आया, 1 0 है तो 1 0 इधर, 1 0 इधर, 2 0 हैं तो 2 0 इधर, 2 0 इधर, 4 0 हैं तो 4 0 इधर, 4 0 इधर, यहाँ पे 6 0 हैं तो 6 0 इधर, 6 0 इधर, और 1 2 1 इस तरह से। क्वेश्चन नंबर 5 है यहाँ पे, निम्न प्रतिरूप का अवलोकन कीजिए और रिक्त स्थान भरिए। हमें फिर से ये पैटर्न समझना है। तो देखो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये पूरा है, ये पूरा है, ये पूरा है, और 2 जगह हमने भरना है। तो जो पूरे हैं उनको देख के हमें समझना है कि पैटर्न क्या फॉलो हो रहा है, किस तरह से ये चीज़ है यहाँ पर लिखी जा रही है। तो देखो 11 जब है कोई 0 नहीं है तो सीधा यहाँ भी कोई 0 नहीं आया, 1 2 1। जब 101 है तो ये 1 0 2 0 1 इस तरह से आया। ठीक है, जब इस तरह से है यानी यहाँ पर एक जो है वो 3 बार है, 1 2 3 है ना, 3 बार है। तो ये क्या हो रहा है? देखो ये 3 तक ऊपर जा रहा है, 1 0 2 0 3, और फिर वापस नीचे आ रहा है 0 2 0 1। समझ गए ना? जैसे यहाँ पे 2 बार था 1, तो 2 तक ऊपर गया और फिर नीचे आया। तो यहाँ पर क्या होगा? अब यहाँ पर देखो 1 कितना है, 1 2 3 4, 1 4 बार है, तो 4 बार तक 4 तक ऊपर जाएगा और फिर नीचे आएगा, यानी 1 0 2 0 3 0 4, और फिर ये नीचे आएगा 0 3 0 2 0 1। समझ गए ना? तो इस तरह से चीज़ ऊपर जाएगी पहले 4 तक और फिर नीचे आएगी, बीच में तो 0 लग ही रहे हैं। अब ये क्या होगा? तो यहाँ भी देखो ये 1 2 3 4 5 यानी 5 तक पहले ऊपर गया और फिर नीचे आया ये। तो यानी यहाँ पर 1 कितनी बार होगा? 5 बार होगा। 1 0 1 0 1 0 1 0 1, ये 1 5 बार है। ये 2 यहाँ से हटा के यहाँ पे लगा देते हैं वर्ग। तो 1 2 3 4 5, 1 5 बार है और इसका वर्ग करेंगे तो ये संख्या आएगी। और इस तरह से हमने इन रिक्त स्थानों को भर दिया है। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, दिए गए प्रतिरूप का उपयोग करते हुए लुप्त संख्याओं को प्राप्त कीजिए। तो फिर यहाँ पर हमें एक पैटर्न समझना है और फिर जो खाली स्थान है उन्हें भरना है। देखो ये पूरा हल कर रखा है, ये पूरा हल कर रखा है, ये पूरा हल कर रखा है। खाली स्थान हमारे पास यहाँ है भरने को। तो हमें क्या करना है? इन तीनों को पहले स्टडी करना है, समझना है कि क्या पैटर्न चल रहा है, और फिर नीचे भरना है हमें। बात समझ आ गई? तो ये ऐसी चीज़ें नहीं है कि आपको पहले से रटना है ये चीज़।
ये तो बस क्वेश्चन आते ही आपको वहाँ पे पैटर्न समझना होगा। तो ये है क्या, देखो यहाँ पे पैटर्न क्या फॉलो हो रहा है। इनको देखने से ये पैटर्न लग रहा है कि यहाँ पर ये जो नंबर, ये जो संख्या लिखी है, ये इससे एक बढ़ाकर लिखी है। मतलब ये एक और ये दो देखें तो देखो एक के बाद दो आता है, यानी एक बढ़ाकर ये लिखी है। इसी तरह से दो के बाद तीन आता है तो एक बढ़ाकर तीन लिखा गया है। तीन के बाद चार आता है, चार के बाद पाँच आता है, पाँच के बाद छः, यहाँ पे छः होना चाहिए वैसे, तो वो अभी देखते हैं। और छः के बाद सात, एक बढ़ाकर। तो आप समझ गए कि एक बढ़ाकर यहाँ पे लिखा है। उसके बाद ये जो संख्या है ये कैसे लिखी उन्होंने ये आपस में गुणा किया और यहाँ पर लिख दिया, दो एकम दो, ये लिख दिया। इसी तरह से आप देख रहे हैं ना कि यहाँ पर इन दोनों का गुणा किया, तीन दूने छः, और वो यहाँ पर लिख दिया। यहाँ पर तीन और चार का गुणा किया, चार तें 12, वो यहाँ पर लिख दिया। चार पंचे 20, तो यहाँ पे 20 होना चाहिए। पाँच छके 30, तो यहाँ पे 30 है ना। तो यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे 20 होगा, यहाँ पे 6 होगा। ये तो पैटर्न हम समझ ही रहे हैं, है ना। अच्छा, अब ये जो इसी तरह से यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि इनका आपस में गुणा करके ये यहाँ पे 42 आ रहा है। अब ये जो लास्ट में लिखा है वो उन्होंने एक बढ़ाकर लिखा है, इसमें एक बढ़ाकर, दो में एक बढ़ाएंगे तो 3 आ रहा है, 6 में एक बढ़ाएंगे तो 7 आ रहा है, 12 में एक बढ़ाएंगे तो 13 आ रहा है, 20 में एक बढ़ाने से 21 आ रहा है, 30 में एक बढ़ाने पे 31 आ रहा है, और 42 में एक बढ़ाएंगे तो 43। तो इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व हो चुके हैं। मतलब हमें यहाँ पे 4 जगह भरना था, एक ये और ये किस पैटर्न पे ये भरा गया है मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आया होगा। यहाँ पर एक क्वेश्चन मैं आपको पूछ रहा हूँ, आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिखना कि यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ 7 स्क्वायर, यहाँ पर क्या आएगा, फिर है 56 का वर्ग, और यहाँ पर क्या आएगा। आपको ये मतलब ऊपर तो वर्ग होगा यहाँ पे, पर यहाँ पर क्या आएगा और यहाँ पर क्या आएगा, ये आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। क्वेश्चन नंबर 7 है, योग संक्रिया किए बिना योगफल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हमें देखो ये क्या लिखा है कि हमें क्या नहीं करना है, हमें एक्चुअल में जोड़ना नहीं है। ऐसा नहीं कि हम ये जोड़ें कि 3 और 1 4, 5 4 9, 9 और 7 16, 16 और 9 25, ऐसा नहीं, हमें ऐसा नहीं करना है। हमें टेक्निक का इस्तेमाल करना है। तो एक टेक्निक होती है कि विषम संख्याओं का योगफल, पहली विषम संख्याओं का योगफल, तो उसका एक फॉर्मूला होता है, उसकी एक टेक्निक होती है कि जितनी विषम संख्याएं हम एक से शुरू करके जितनी विषम संख्याएं हम लिखते हैं उनको अगर हम जोड़ें तो विषम संख्याएं गिनो कितनी हैं। तो यहाँ पर देखो कितनी है, ये 1 2 3 4 5 विषम संख्या है ना। तो इनको जोड़ने पर आएगा 5 का वर्ग यानी 25। ठीक है, तो ऐसे हम लिखेंगे, यानी आपके पास क्वेश्चन आएगा तो आप क्या लिखोगे, आप लिखोगे 1 + 3 + 5 + 7 + 9, और ये आ जाएगा सीधे 5 का वर्ग लिखेंगे और सीधे 25, सिंपल। अब ये है, ये बताओ क्या होगा। तो यहाँ पर ये 1 से शुरू करके हम ये पहली शुरू की विषम संख्या है। ठीक है, जब हम प्राकृतिक संख्या को देखें तो ये पहली, ये शुरू यानी 1 से प्रारंभ करके हम प्राकृतिक संख्याएं, विषम प्राकृतिक संख्याएं देख रहे हैं। तो देखो 1 3 5, गिनो इससे कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी ये होगा 10 का वर्ग, और इसका आंसर आ गया 100। ऐसे यहाँ पर फिर 1 से शुरू है, और कितनी विषम प्राकृतिक संख्याएं हैं ये, 1, मतलब ये हटा देते हैं यहाँ पे, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो ये है 12 संख्या है ना, तो ये हो जाएगा 12 का वर्ग। 12 का वर्ग क्या होता है, 144। तो ये आंसर है 144। यानी अगर आप इन्हें जोड़ेंगे तो इनको जोड़ने पर क्या मिलेगा,
144 ही मिलेगा। और ये जो हमने यहाँ पर किया है ये इसको करने का एक शॉर्टकट तरीका आप कह सकते हैं, है ना। और बिल्कुल ये आपकी सिलेबस में है, ओके। आपके पास उदाहरण भी है इस तरह से और आपके पास टॉपिक भी है इस तरह से। तो ऐसे हम जो पहली विषम संख्याएं हैं, विषम प्राकृतिक संख्याएं हैं, उनको कैसे जोड़ते हैं, इस तरह से जोड़ते हैं हम। ध्यान रखना 1 से शुरू होना चाहिए। कहीं ऐसा नहीं कि आपके पास क्वेश्चन ये हो कि 11 प्लस 13 प्लस 15 प्लस 17 इनको जोड़कर बताओ भाई। तो ऐसा मत करना कि आप ये गिनो 1 2 3 4 और 4 का वर्ग करके 16 लिख दो, ऐसा मत करना, ठीक है। 1 से शुरू होना चाहिए, तो ये इस बात का आप ध्यान रखना। और कोई 1 से शुरू हो के 1 3 5 7 9 इस तरह से होने चाहिए। तो बात समझ आ गई, ओके। अब है क्वेश्चन नंबर 8 के 2 पार्ट हैं। पहला पार्ट है 49 को 7 विषम संख्याओं के योगफल के रूप में लिखिए। तो देखो 49 क्या होता है, 49 होता है 7 का वर्ग। और पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको क्या बताया था कि जब हम विषम संख्याएं आपस में जोड़ते हैं 1 से शुरू करके, तो हमें इस तरह से हम लिख सकते हैं वर्ग के रूप में। यानी हमने 7 विषम संख्याएं लिखनी है तभी 7 का वर्ग बनेगा। तो ये हो जाएगा 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9 प्लस 11 प्लस 13 हो गए 7। 1 2 3 4 5 6 7 प्लस ये आंसर आ गया है, ठीक है। अच्छा, ये तो फर्स्ट पार्ट था। सेकंड पार्ट, अब हमें 121 को लिखना है 11 विषम संख्याओं के योग के रूप में। तो 121 क्या होता है, 121 11 का वर्ग होता है। यानी ये क्या हो जाएगा, और अब 1 से शुरू करेंगे लेकिन हमें 11 संख्याएं लिखनी है, 11 तक नहीं, ध्यान रखना 11 विषम संख्याएं, 1 3 5 7 9 11 13 15 17 और आएंगी, हाँ 19 21 देखते हैं, ज़्यादा तो नहीं हो गए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, नहीं बिल्कुल ज़्यादा नहीं है, एकदम परफेक्ट है और ये हमारा आंसर हो गया है। तो इस तरह से हम इनको विषम संख्याओं के योग में लिखते हैं। बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 7 में जैसे हमने किया था ये उसका उल्टा ही है। क्वेश्चन नंबर 7 में विषम संख्याएं दी थी तो हमने उनका योगफल निकाला था। तो 5 विषम संख्या है तो 5 स्क्वायर होगा, 10 विषम संख्या है तो 10 का वर्ग होगा। और ये उल्टा है, यानी अगर 7 का वर्ग है तो 7 विषम संख्याएं लिख दो, 11 का वर्ग है तो 11 विषम संख्याएं लिख दो, इस तरह से। तो ये ध्यान रखना, इतना आपको पता होना चाहिए कि 121 11 का वर्ग होता है ना। अगर आपको ये नहीं है पता कि 121 किसका वर्ग होता है, तो एक तरीका है करने का, देखो हम लिखेंगे 121 और अब इसमें हम एक एक करके घटाना शुरू कर देते हैं। 121 में से पहले 1 घटाओ तो क्या आएगा, 120 आएगा। फिर 120 में से 3 माइनस करो तो 117 आएगा। फिर 117 में से 5 माइनस, देखो किसके घटा रहे हम विषम संख्याएं घटा रहे हैं। ये सब विषम संख्याएं आ रही हैं, 1 3 5, अगली बारी हम 7 घटाएंगे। खैर 5 घटाया तो ये 112 आता है। फिर 112 में से हम 7 माइनस करेंगे तो 105 आता है। फिर 105 में से हम 7 माइनस कर दिया, अब 9 घटाना है हमें तो ये आ जाएगा 96। फिर अब 96 में से क्या घटाना है, 11, तो ये आ जाएगा 85। 85 में से हमने अब किसे घटाना है, 13 घटाना है तो ये आ जाएगा 72। 72 में से अगर हम अब क्या घटाना है, 13 के बाद अगली विषम संख्या 15 होती है। 72 में से 15 घटाएंगे तो आएगा 62, 57। अच्छा 57 में से अब हमने घटानी है अगली विषम संख्या जो कि है 17, तो यह आएगा 40। 40 में से अब हमने अगली विषम संख्या घटानी है जो कि 19 है, तो यह आएगा 21।
और 21 में से हम 21 माइनस करेंगे तो 0 आ गया है। यस, तो यानी ये जो यहाँ पर आपको संख्याएं दिख रही हैं, ये सभी जो हैं ये विषम संख्याएं हैं, यानी 121 जो है इन सब विषम संख्याओं का योग है। तो आप फाइनली क्या लिख सकते हैं कि इसीलिए 121 बराबर 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13 + 15 + 17 + 19 + 21 ये हो गया है। और वैसे भी आप देखें तो ये 11 संख्याएं होंगी। अच्छा, मैंने क्यों ये समझाया आपको? आप ये कह रहे होंगे कि सर यहाँ पे सही तो था, हो गया था हमारा काम इतनी जल्दी। देखो, अगर कभी कभी आपको वर्ग नहीं पता हो, मान लो कि ऐसी संख्या आ गई जैसे 200 289, अब अगर आपको पता है कि ये किसका वर्ग है फिर तो बड़ा आसान है, लेकिन अगर आपको नहीं पता है कि किसका वर्ग है तो फिर तो ये तरीका बहुत काम का रहता है ना। तो इस तरह से आप पता कर सकते हैं। और वैसे भी ये तो छोटा नंबर है ना, आपको पता भी होना चाहिए कि 17 का वर्ग होता है। कम से कम देखो 20 तक तो आपको वर्ग पता होने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित संख्याओं के वर्ग के बीच में कितनी संख्याएं हैं? तो यहां पर देखो क्वेश्चन ये कहा गया है कि देखो एक 12 है, 12 का वर्ग होता है 144, 13 का वर्ग क्या होता है 169। तो इनके बीच में कितनी संख्याएं हैं? यानी 145 से शुरू करके 145, 146, 147, 148 और 168 तक कितनी संख्याएं हैं ये टोटल, है ना। यानी 144 को नहीं लेना है और 169 को नहीं लेना है, 169 नहीं लेना है। इनके बीच में कितनी संख्याएं हैं? तो इसको करने के दो तरीके हैं। पहला तरीका मैं मुश्किल बता रहा हूँ, दूसरा तरीका आसान बताऊंगा। पहला तरीका ये है कि इनको आपस में प्लस करो, जोड़ो इन्हें और एक माइनस कर दो, एक घटा दो। तो यानी कितनी संख्याएं होंगी? इनको जोड़ा और एक घटा दिया हमने, तो ये हो जाएगा 24, है ना। दूसरा तरीका जो आसान है उसमें क्या करेंगे हम कि जो पहली संख्या है इसका डबल कर दो, 12 का डबल कर दो 24, सीधे आंसर। तो इनके वर्गों के बीच में कितनी संख्याएं होंगी? तो सीधा इसका डबल कर दो, 25 का दुगना हो गया 50, आंसर 50। इनके वर्गों के बीच में कितनी संख्याएं होंगी? तो इसका दुगना कर दो, आंसर 198 आ गया। सिंपल है, ठीक है। अच्छा, इसको लिखेंगे कैसे हम अच्छे से कि 12 वर्ग और 13 वर्ग के बीच में संख्याएं, कितनी संख्याएं? तो इसमें हम सीधे क्या करेंगे? अच्छा, इस बात का आप ध्यान रखना कि ये लगातार संख्याएं हैं। लगातार मतलब 12 13 लगातार होते हैं, 25 26 भी लगातार संख्याएं होती हैं, ओके, और 99 100 भी लगातार संख्याएं होती हैं। इसी वजह से हम ये मेथड लगा पा रहे हैं। तो 12 का दुगना करेंगे तो आंसर आ गया 24। सेकेंड पार्ट, तो उसमें भी हम यही लिखेंगे कि 25 का वर्ग और 26 का वर्ग, मैं थोड़ा शॉर्ट में लिख रहा हूँ, कि बीच में कितनी संख्याएं होंगी? तो पहली संख्या को दुगना कर देना है, ऐसा लिखते हैं। चलो, तो पहली संख्या यानी 25, तो जो 25 है इसको हम दुगना कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 50। और ऐसे ही लास्ट वाले का आंसर क्या होगा? तो इसमें 99 को डबल कर देना है और आंसर है 198। और ये हम तभी कर पा रहे हैं जब ये लगातार संख्याएं हैं, ये ध्यान रखना। और इसी के साथ ये प्रश्नावली समाप्त होती है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको सभी क्वेश्चंस अच्छे से समझ आए होंगे। इस चैप्टर के बाकी वीडियोस के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट चेक करें।